पिछले वीडियो में हमने थ्योरम 8.1.1 तक किया था और अभी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल्स की ओर। ये जो जितने भी एग्जांपल्स है ये सभी बेस्ड है थ्योरम 8.1.1 और उसकी कोरोलरी के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल करेंगे 8.1.1 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 297 to 98 में दिया गया है। EPF is a tangent to a circle at a point P and PD is a chord of the circle through P। हमारे पास एक सर्कल है। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल। इस सर्कल में EPF इज ए टेंजेंट। हालांकि बुक में इसका जो फिगर है वो ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। EPF मैंने P को यहाँ पे किस लिए लिखा, क्योंकि लिखा गया है यहाँ पर एट ए पॉइंट P। टेंजेंट सर्कल को कहाँ पे टच करता है? एट ए पॉइंट P एंड PD इज ए कॉर्ड। PD क्या है? एक कॉर्ड है। जिस तरह से बुक में ड्रॉ किया गया मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। PD को इस तरह से ड्रॉ किया गया है, PD कॉर्ड। और PQ इज द डायमीटर थ्रू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। PD जो है PQ जो है वो सर्कल का एक डायमीटर है। ये रहा, सपोज सेंटर के थ्रू जा रहा है क्योंकि डायमीटर सेंटर के थ्रू ही जाता है, तो ये वाला है डायमीटर। 2 points A and C are considered relative to the chord PD। सपोज chord PD का जो मेजर एक्सिस है उस पर मेजर सेगमेंट जो है उसके ऊपर एक पॉइंट है A और माइनर वाले में C। यहाँ पर माइनर सेगमेंट कौन सा है? ये है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है मेजर सेगमेंट और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के ऊपर है पॉइंट A और माइनर वाले के ऊपर है C। इफ एंगल PFPD इज इक्वल टू 55, FPD यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 55 डिग्री। तो हमें निकालना है PAD, एंगल PAD, एंगल QPD और एंगल PCD। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला है कि कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है। थ्योरम 8.1.1। तो थ्योरम 8.1.1 क्या था? जिसमें कहा गया था कि किसी भी सर्कल में हम जब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट का जो एंगल होगा वो उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के साथ इक्वल होगा। मतलब ये जो एंगल है इस एंगल का अल्टरनेट सेगमेंट है ये वाला ऊपर वाला, ये वाला सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। अगर हम लोग दूसरा केस ले, इस वाले एंगल को कंसीडर करें तो इस वाले एंगल का अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है? ये वाला। तो इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। तो इसी का ही यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया था एंगल PAD। चलिए देखते हैं एंगल PAD कहाँ पे है। तो PAD करने के लिए हमें पहले इसको ज्वाइन करना होगा। PAD ये हो गया PAD और इसके बाद बोला QPD। यहाँ पर तो है PCD। चलिए PCD को यहाँ तक जोड़ देते हैं। ये है PC और यहाँ पर है DPCD, इसको भी जोड़ देते हैं। अच्छा, तो अभी चलेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हेयर एंगल PAD इज इक्वल टू, ये रहा एंगल PAD ये वाला। तो ये वाला एंगल किसके साथ इक्वल होगा? ये वाला एंगल FPD के साथ इक्वल होगा, क्योंकि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा टेंजेंट EPF, ये रहा कॉर्ड और ये रहा एंगल PAD। देखिए ये जो एंगल है जो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है FPD,
यानी 55 डिग्री। इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है? ये वाला सेगमेंट जो है ये इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है। और इस ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बना हुआ है? ये वाला एंगल PAD। तो दैट्स व्हाई PAD इज इक्वल टू क्या होगा? FPD। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो दैट मीन्स एंगल PAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FPD का वैल्यू कितना दिया गया था? 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल QPD यानी इस वाला एंगल। तो QPD को निकालने से पहले हम यहाँ पर फिर से सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट। टेंजेंट का नाम है EPF। और हम क्या करेंगे? अभी डायमीटर को ड्रॉ करेंगे, PQ। ये रहा डायमीटर। तो डायमीटर पता है आपको? डायमीटर जो डायमीटर होता है टेंजेंट के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये जो 90 डिग्री बना यहाँ पर, ये जो 90 डिग्री बना, इसके ये मतलब दो एंगल से बना हुआ है। एक है एंगल QPD और दूसरा है DPF। दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं नाउ, हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल QPF इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण क्या है? द डायमीटर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द tangent to the circle is perpendicular, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, perpendicular to the tangent। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? the diameter drawn through the point of contact of the tangent to the circle is perpendicular to the tangent। तो ये था हमारा कारण। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पर? एंगल QPF तो है यहाँ पर, एंगल QPF को अब हम लोग दो हिस्सों में बांट के लिख सकते हैं। एक है QPD, एंगल QPD प्लस दूसरा है DPF। DPF और FPD एक ही बात है। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना है टोटल? हमने पहले ही लिख के रखा हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू, हमें QPD का वैल्यू निकालना है। FPD का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 55 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 55 पुट कर देंगे। QPD इज इक्वल टू क्या होगा? 99 तो यहाँ पे है, उसको वहाँ पर भेज देंगे उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या होगा? 90 माइनस 55। 90 से 55 को माइनस करेंगे, रहेगा 35 डिग्री। तो ये निकल गया, QPD भी निकल गया। अभी लास्ट वाला बचा हुआ है PCD। चलिए फिर से हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट EPF। यहाँ पर है कॉर्ड PD और यहाँ पर है एंगल PCD एंगल। अच्छा, तो ये जो एंगल है एंगल EPD, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है? ये वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट है। और इस पर जो ये एंगल है PCD, ये दोनों क्या होगा? बाय थ्योरम 8.1.1 ये दोनों क्या हो गए आपस में
इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुश्किल है कि हमें क्या करना होगा, पहले EPD का वैल्यू निकालना होगा। लिखेंगे हेयर एंगल EPD प्लस एंगल FPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो EPD और FPD दोनों मिलकर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी हमें निकालना है EPD का वैल्यू, ये तो पता है हमें 55 डिग्री। तो EPD इज इक्वल टू 180 माइनस FPD, 180 माइनस 55 रह जाएगा 125। अभी लिखेंगे नाउ एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल EPD। लिखूंगा यहाँ पर एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, या फिर आप लिख सकते हैं वो वाला थ्योरम का जो स्टेटमेंट है 8.1.1, उसको भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स PCD का वैल्यू कितना हो जाएगा, PCD का वैल्यू भी 125 हो जाएगा, क्योंकि EPD का वैल्यू 125 है। तो इस तरह से हमने तीनों का, PCD का, QPD का और साथ में PAD का वैल्यू भी निकाल दिया है, जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8.1.2, जिसमें कहा गया है टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट A, नंबर 1 इंटरनली एंड नंबर 2 एक्सटर्नली। मतलब दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं एट ए पॉइंट A, दो तरीके से करते हैं, एक है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली। टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू A, दो स्ट्रेट लाइंस उस A पॉइंट के थ्रू पास करते हैं। एंड कट द सर्कल्स एट द पॉइंट PQXY, और उस सर्कल को 4 पॉइंट्स में PQX एंड Y कट करते हैं। हमें दिखाना है कि PX इज पैरेलल टू QY। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनली के बारे में। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल टच में। तो पहले हम बात कर रहे हैं when they touch each other at internally, when they touch। अच्छा, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पहले हम लोग 1 देख के शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो सपोज ये रहा मेरा एक बड़ा सा सर्कल, हमें यहाँ पे बताया गया है कि दोनों सर्कल ने क्या किया है, एक दूसरे को इंटरनली टच किया है, अंदर से, बाहर से नहीं। तो सपोज ये है एक बड़ा वाला सर्कल और इसके अंदर है एक दूसरा छोटा सर्कल। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे टच किया है, एट ए पॉइंट A। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है A पॉइंट में दोनों ने टच किया है यहाँ पर। अभी हमें बताया गया है कि इस A पॉइंट के थ्रू दो लाइंस पास करते हैं, दो लाइंस पास करते हैं, ये एक लाइन और दूसरा एक लाइन सपोज यहाँ पर है। अभी इनका नाम दे देंगे हम लाइंस का। ये जो लाइन है बताया गया है, ये लाइन सर्कल को PQXY पॉइंट में कट करते हैं। तो छोटे वाले सर्कल को PQ, Q को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये वाला सपोज X है और ये वाला Y। अभी नेक्स्ट कहा गया है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों सर्कल जहाँ पे टच करते हैं एक दूसरे को पॉइंट A, उसके थ्रू एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल का। इसका नाम दे देते बुक के अकॉर्डिंग हम लोग LM। बुक में भी ऐसे ही ड्रॉ किया गया LM, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो क्योंकि अब मेंशन नहीं है टेंजेंट का एग्जैक्टली नाम क्या है। तो सपोज LAM है
उस टेंजेंट का नाम। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें दिखाना है px इज पैरेलल टू qy, तो इसलिए px और qy को हमने यहाँ पर ज्वाइन करवाया है। और हम चाहते तो p यहाँ पर और q को यहाँ पर रख सकते थे, लेकिन हमें बोला गया था कि px को दिखाना है पैरेलल qy, इसलिए हमने थोड़ा दिमाग लगा के q को यहाँ पर भेज दिया। अभी शुरू करेंगे हम लोग मेन मुद्दा, लेकिन शुरू करने के लिए हमें तो कुछ क्लू चाहिए होगा, किस तरह से हम लोग करेंगे। तो वो क्लू ये है कि यहाँ पर थ्योरम 8.1.1 यूज होगा। उसके अकॉर्डिंग जो कॉर्ड के साथ बना हुआ टेंजेंट का एंगल होता है वो उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लमजीनेस है, समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट, टेंजेंट का नाम है LAM, और ये रहा मेरा बड़ा वाला सर्कल। बड़े वाले सर्कल के अंदर यहाँ पे रहा मेरा टेंजेंट, ये रहा मेरा टेंजेंट। टेंजेंट का दो सेगमेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा वाला सेगमेंट है नीचे की तरफ, छोटा सेगमेंट है ऊपर की तरफ। अब ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है उसके ऊपर ये एंगल बन गया है, एंगल का नाम है QYA, एंगल का नाम है QYA। ये जो एंगल है हम देख रहे हैं, ये किसके साथ इक्वल होगा, इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ कौन सा एंगल है, QYA। तो यहाँ पर LAQ इज इक्वल टू QYA बाय थ्योरम 8.1.1। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल को देखते हैं। बड़े वाले सर्कल को आप भूल जाइए, छोटे वाले सर्कल को देखते हैं। उसका भी टेंजेंट कौन है, LAM, और यहाँ पे टेंजेंट क्या है, सेम वही टेंजेंट है पहले वाला, लेकिन नाम उसका अलग लेंगे हम लोग। यहाँ पर उसका नाम लेंगे PA। पहले क्या था, हम लोग Q से हम लोगों ने मेजर किया था, लेकिन अभी हम लोग P से मेजर कर रहे हैं, तो PA। और एंगल जो है यहाँ पर कौन सा है, P, यहाँ पर X है, PXA। तो ये जो एंगल है वो इस वाले के साथ इक्वल हो जाएगा, सेम फंडा वही है पहले वाला ही। एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो PXA एंगल है वो एंगल LAP का अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नंबर 1, पहले वाले को, इस वाले को नंबर 1 दे देंगे, जो लिखेंगे हम लोग रिलेशन एंगल के बीच में, और इस वाले को दे देंगे नंबर 2। अभी दोनों में आप देखिए एक चीज कॉमन है, वो है एंगल A। एंगल A, चाहे आप L से गिनती करके P तक जाइए या फिर L से गिनती करके Q तक जाइए, एंगल तो आपका वही है, एंगल तो आपका A है बीच में, LAP, चाहे आप उसे LAP कहे या फिर LAQ, दोनों तो सेम चीज है। तो इसका मतलब है कि दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल होने से क्या होगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है QYA, मतलब ये वाला, और PXA ये वाला। तो इसको थोड़ा आप अभी देखिए, ये है एक लाइन और ये है एक लाइन, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे पैरेलल अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, हमें बस पैरेलल प्रूफ करना है। देखने से तो लग ही रहा है कि दोनों पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे दो लाइन्स है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है। बताइए तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, इनको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब आप दो लाइन ड्रॉ करते हो और बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो तो जो एंगल बनता है उनको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, आप यहाँ पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो, ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और हमें पता है जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो ऑल्टरनेट एंगल हम लोग दिखा नहीं सकते, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो कम से कम दिखा रहे हैं कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन का नाम क्या है, PX और QI। तो PX इज पैरेलल टू QI। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं एक पूरा, अभी नेक्स्ट पेज में लिख देंगे सब कुछ। पहले हम लोग शुरू करेंगे इस वाले सर्कल से। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बड़े वाले सर्कल के लिए देखेंगे, लिखेंगे हेयर एंगल QIA is the angle in the alternate segment of angle। कौन से एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट में है, एंगल LAQ। Therefore एंगल LAQ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल QIA। इसको देने का नंबर 1 कैसे हो गया, बाय थियोरम 8.1.1। पूरा स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ना लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट है हमारा बड़ा वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल। अगेन फिर से लिखेंगे, अगेन एंगल PXA। कौन सा एंगल, एंगल PXA इज द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ एंगल। कौन से एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट में है, LAP। देयरफॉर एंगल LAP इज इक्वल टू एंगल PXA। इसको देंगे नंबर 2। अगेन लिखेंगे बाय थियोरम 8.1.1। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे LAP हो या फिर LAQ हो, दोनों एंगल तो सेम एंगल ही है। तो इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल QIA इज इक्वल टू एंगल PXA। ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द corresponding angles between PX and QI are equal। तो हमें पता है अगर दो लाइन के बीच में corresponding angles इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो दैट्स वाई ये जो PX और QI लाइन है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर PX पैरेलल QI। ये तो गया हमारा फर्स्ट केस। अभी नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 2, उसमें कहा गया है अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। तो एक्सटर्नली मतलब बाहर से। सपोज यहाँ पर हमारा छोटा वाला सर्कल है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ा वाला सर्कल बना देते हैं। ये रहा। अभी दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज A है, उसके थ्रू दो लाइन पास करते हैं। ये गया एक लाइन और दूसरा लाइन गया ये वाला। सपोज ये जो लाइन है ये सर्कल, छोटे वाले सर्कल को P और X में कट करता हो और ये वाला Y और Q में। तो हमें दिखाना है कि PX इज पैरेलल टू QI, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। और फिर एक बात और भी है कि टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके थ्रू हमें एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना होगा। पहले की तरह इसका भी नाम दे देंगे हम लोग LAM। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर Y को ऊपर की तरफ क्यों लिखा हुआ है। हम चाहते तो यहाँ पर Q भी लिख सकते थे, क्योंकि पहले वाले में तो हमने ऊपर Q रखा था, नीचे Y रखा था, लेकिन यहाँ पर हमने Y को ऊपर के रखा है। तो यहाँ पर Y को ऊपर रखने के पीछे एक
जो है ट्रिक है वो ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से थ्योरम 8.1.1 का यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखाना है। ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला है एंगल, इस वाले एंगल के साथ हमें इस वाले एंगल को इक्वल दिखाना है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। देखिए यहाँ पर लाइन है और लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल नहीं है, दोनों अल्टरनेट एंगल है। अगर हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा देते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब भी किसी दो लाइन के बीच में हम लोग अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा पाते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल LAP जो है वो देखिए, ये जो कॉर्ड है PA कॉर्ड, उसका और टेंजेंट के मिलने से ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट में बना हुआ एंगल जो है, एंगल PX है, वो उसके साथ इक्वल होगा। हम लिख देते हैं, पहले लिख देने से अच्छा रहेगा, पहले हम इसको लिख देते हैं। Here angle PXA is the angle in the alternate segment of angle LAP. Therefore angle LAP is equal to क्या हो जाएगा, एंगल PXA। इसको नंबर 1 देके लिखेंगे बाय थ्योरम 8.1.1। अगेन अभी जाएंगे हम इस वाले बड़े वाले सर्कल में। यहाँ पर देखिए जो कॉर्ड है AQ कॉर्ड, उसका और टेंजेंट नीचे वाले हिस्से में देखिए, ये जो दोनों पार्ट है यहाँ पर मिलने से क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, एंगल MAQ। ये जो MAQ है उसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर देखिए एंगल बना हुआ है AYQ। ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर अगेन एंगल AYQ is the angle in the alternate segment of angle MAQ। तो therefore क्या होगा, एंगल MAQ is equal to एंगल AYQ। इसको दे देंगे नंबर 2। कारण वही है थ्योरम 8.1.1। अभी देखिए यहाँ पर नया एक चीज वो है, ये दोनों सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एक लाइन गया और ये एक लाइन गया, ये जो दोनों एंगल्स बने, और यहाँ पर टेंजेंट है। मतलब अगर हम लोग सर्कल को हटा दे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये एक लाइन गया, ये एक लाइन गया, बीच में से ये टेंजेंट गया। तो ये जो एंगल है वो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, पार्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ही। तो ये इन दोनों एंगल का नाम क्या है, PA। यहाँ पर L है, यहाँ पर M है, यहाँ पर Q है। मतलब LAP इज इक्वल टू MAQ। ठीक है, LAP और MAQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करते हैं, बट एंगल LAP इज इक्वल टू एंगल MAQ। किस लिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, इसको दे दिया हमने नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2, और इस वाले को दे देंगे नंबर 3। लिखेंगे यूजिंग 1, 2 एंड 3 वी हैव, तीनों से हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पर LAP, यहाँ पर MAQ, वो दोनों असल में इक्वल ही है। तो मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल PXA इज इक्वल टू एंगल AYQ। वी हैव एंगल PXA इज इक्वल टू एंगल AYQ। ये दोनों एंगल क्या है, ये देखिए ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है। इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे therefore the alternate angles between the lines px and qy are equal, therefore अच्छा ये भी मेंशन कर देते हैं कि कौन से ट्रांसवर्सल ने बनाया है, बिटवीन द लाइंस px एंड qy मेड बाय ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल देखिए यहाँ पर कौन सा है, ट्रांसवर्सल का नाम है QY। ये जो लाइन है QY जो मैं जिसको लिख रहा हूँ, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, ये है हमारा PX और ये है हमारा QY और ये रहा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, XY। ट्रांसवर्सल XY आर इक्वल, देयरफॉर PX इज पैरेलल टू QY। और इसी के साथ आपका एग्जांपल 8.1.2 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 8.1.4 two circles intersect each other at the point A and B through a point P on one of the two circles. Two straight lines PAC and PBD are drawn intersecting such that CD is parallel to the tangent at P to the circle on which it lies. तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पर मिस हो गया है, इंटरसेक्टिंग के बाद यहाँ पर होगा इंटरसेक्टिंग द अदर सर्कल एट C and D, इंटरसेक्टिंग द अदर सर्कल एट C and D। तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। सपोज हमारे पास दो सर्कल्स है, एक रहा ये वाला छोटा वाला सर्कल, एक बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं। आप किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन पहले जैसा दोनों में और ये दोनों सर्कल में और पहले क्वेश्चन के जो सर्कल्स हैं उनमें थोड़ा एक फर्क है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दोनों सर्कल्स जो है एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 पॉइंट में टच हो रहा है, A एंड B। सपोज ये जो पॉइंट है ऊपर वाला पॉइंट, इसका नाम दे देंगे A और इसको दे देंगे B, AB। नेक्स्ट कहा गया है कि थ्रू ए पॉइंट P ऑन वन ऑफ द टू सर्कल। सपोज किसी भी सर्कल में, चाहे ये वाला सर्कल या फिर ये वाला सर्कल, किसी भी सर्कल में हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। सपोज मैं इस वाले सर्कल में कर देता हूँ पॉइंट P, उस पॉइंट P से एक टेंजेंट गया है, टू सर्कल्स, टू स्ट्रेट लाइंस PAC एंड PBD आर ड्रॉन। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। टू स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन इंटरसेक्टिंग द अदर सर्कल एट C एंड D। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंट A के थ्रू और दूसरा है पॉइंट B के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है PA, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो दूसरे सर्कल को जाके C पॉइंट में कट करेगा और इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये जाकर दूसरे सर्कल को D पॉइंट में कट करेगा। अब भी हमें क्या दिखाना है, शो दैट CD, ये जो CD है इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा, एक कॉर्ड बनेगा ना, CD कॉर्ड। ये जो है जिसको पैरेलल दिखाना है हमें टू द टेंजेंट एट P के थ्रू अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट के साथ हमें क्या करना है, इसको पैरेलल दिखाना है। तो इसको नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं आप, तो बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा EPF। आपको क्या करना है, EPF के साथ इसको पैरेलल दिखाना है। तो पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। इस एंगल को अगर हम लोग इस एंगल के साथ इक्वल दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। या फिर हम लोग इस लाइन को
इस लाइन के साथ, अच्छा तो ये बाहर चला जाएगा, दैट्स वाई वी शुड कंसीडर द प्रीवियस केस, मतलब इस वाले एंगल के साथ इस वाले एंगल को, ये रहा हमारा लाइन और ये वाला रहा हमारा दोनों दो लाइंस, इनके बीच में ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया है यहाँ पर। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। इसका नाम है P, इसका नाम है F, इसका नाम है D, इसका नाम है C। तो इन दोनों लाइंस को हमें पैरेलल दिखाना है, इस लाइन को और इस लाइन को। कैसे दिखाएंगे? अगर दोनों के बीच में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तभी जाके दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए फर्स्ट हम ज्वाइन करेंगे A एंड B को, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो AB जो है, AB असल में है क्या? AB ये इट इज द कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स, द 2 टचिंग पॉइंट ऑफ द 2 सर्कल्स। अच्छा, तो ये एक कॉमन कॉर्ड है दोनों के बीच में। क्या है? AB जो है वो दोनों सर्कल के बीच में एक कॉमन कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, ये कॉमन कॉर्ड है। ये वाला जो एंगल है ये टेंजेंट और कॉर्ड के साथ मिलने से बना हुआ है। तो ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है? ये वाला जो सेगमेंट है ये है उसका अल्टरनेट सेगमेंट। इस सेगमेंट में बना हुआ एंगल कौन सा है? एंगल PAB। ये जो एंगल PAB है ये वाला एंगल है उसका अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेयर एंगल PAB is the angle in the alternate segment of angle FPB. Therefore, angle FPB is equal to angle PAB by theorem 8.1.1। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट इस स्ट्रेट लाइन में, इस वाले स्ट्रेट लाइन में PAC में। PAC में देख रहे हैं हम लोग एंगल PAB प्लस एंगल BAC, ये जो दोनों एंगल है इन दोनों को प्लस करने से कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लिखेंगे नाउ एंगल PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए स्ट्रेट एंगल। अब ये एंगल PAC को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक है PAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रख देंगे, इसको दे देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2। नेक्स्ट देखिए हम जाएंगे इस वाले सर्कल में, राइट हैंड साइड में सर्कल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसका नाम है AB, यहाँ पर है C, यहाँ पर D, ABDC। तो हमें पता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल के अंदर होने के कारण ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब होता है किसी सर्कल के द्वारा तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो है कि उसका जो ऑपोजिट एंगल है उनका साम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल BAC जो है इसका ऑपोजिट कौन सा है? एंगल BTC। इन दोनों का साम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDC we have angle BAC plus angle BDC, angle BAC plus angle BDC is equal to 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral, ये इसका रीजन है। इसको दे देंगे नंबर 2। अभी हम देख पा रहे हैं कि नंबर 1 में जो राइट हैंड साइड है वो है 180 और नंबर 2 में भी राइट हैंड साइड है 180 डिग्री। दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं।
तो लिखेंगे यूजिंग 1 and 2 वी गेट, या फिर फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं आप। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी दिस वन प्लस एंगल बी डी सी। तो दोनों का देखिए दोनों तरफ एक चीज कॉमन है, वो है बी ए सी, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एंगल पी ए बी प्लस इक्वल टू एंगल बी डी सी। इसको दे देंगे नंबर, और हमने इसको दिया था नंबर 1, इसको दिया था 2, इसको दिया है हमने 3। असल में यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 एंड यहाँ पर लिखना चाहिए था 3, तो इसको दे देंगे हम नंबर 4। अभी नंबर 1 और 4 में देखिए क्या चीज़ कॉमन है। नंबर 1 और 4 में, नंबर 1 में पी ए बी है और यहाँ पर भी पी ए बी है। इसका मतलब क्या है कि एफ पी बी जो है वो पी ए बी के साथ इक्वल है, और पी ए बी क्या है, बी डी सी के साथ इक्वल है। दैट मीन्स अल्टीमेटली एंगल एफ पी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं पहले एफ पी बी कौन सा है, एफ पी बी ये वाला एंगल, और बी डी सी है ये वाला एंगल। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एफ पी बी कहो या फिर उसको एफ बी डी कहो, वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल ही है। यहाँ पर एक पॉइंट अगर लगा दे तो वो बन जाएगा एफ पी बी, लेकिन अगर बी को हटा दे तो वो बन जाएगा एफ पी डी। असल में एंगल एक ही है, इसका बीच वाला जो पॉइंट है वो तो पी ही है, चाहे आपका रेंज आप बी तक रखिए या फिर डी तक रखिए, एंगल तो सेम ही है। वो किसके साथ इक्वल है, एंगल बी डी सी के साथ इक्वल है। बी डी सी का है या फिर पी डी सी का है, एक ही बात है। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल जो है, जो हमें इक्वल दिखाना था वो हमने इक्वल दिखा दिया। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड जो है, मतलब ये जो टेंजेंट है और ये जो सी डी साइड है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल असल में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये हमें मेंशन करना होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 4 we get angle FPB is equal to angle BDC। FPB is equal to BDC। नीचे लिखेंगे therefore the alternate angles between the tangent का नाम क्या है, EPF and chord का नाम क्या है, CD आर इक्वल। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर द टेंजेंट therefore CD is parallel to the tangent EPF, और यही हमें प्रूफ दिखाना था। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 8.1.4 खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल 8.1.5, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ a tangent to a circle a chord is drawn. Show that the perpendiculars drawn from the midpoint of any arc of the circle made by the chord to the tangent and the chord are equal। तो मैं आपको समझा देता हूँ असल में क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये रहा हमारा सर्कल। अभी कहा गया है थ्रो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब हमें क्या करना होगा, सर्कल में पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये रहा हमारा टेंजेंट। टेंजेंट का नाम जैसे कि बुक में दिया गया है वैसा ही हम दे देंगे एल पी, और यहाँ पे लिख देंगे एम। ये जो पी पॉइंट है, दिस पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल। अभी कहा गया है a chord is drawn, टेंजेंट सर्कल, a chord is drawn।
इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। जैसे कि बुक में दिया गया है, अगर मैं चाहता तो यहाँ से लेके यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ कर सकता था, लेकिन बुक में जैसा दिया गया है फॉर योर कन्वीनियंसी, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉर्ड को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका नाम दिया गया है पी क्यू कॉर्ड। जैसे हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, दो सेगमेंट्स तैयार हो जाएंगे, एक है ऊपर ये वाला सेगमेंट टुकड़ा और नीचे ये वाला। तो नेक्स्ट क्या करना है, शो दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क किसको कहते हैं, आर्क मतलब जो सेगमेंट के ऊपर जो ये सर्कमफेरेंस का जो टुकड़ा रहता है इसको बोलते हैं आर्क। तो ये नीचे है माइनर आर्क, ऊपर है मेजर आर्क, ठीक है। तो हमें कहा गया द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क्स। सपोज इस ऊपर वाले आर्क का मिड पॉइंट ये है और इसका ये है मिड पॉइंट। तो शो दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉर्ड टू द टेंजेंट। मतलब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। दिस परपेंडिकुलर्स आर टू द टेंजेंट एंड द कॉर्ड। मतलब किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, टेंजेंट के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। टेंजेंट के ऊपर फिर कॉर्ड के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एफ। ओके, तो सपोज ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट के ऊपर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट कौन सा है, एलपीएम, उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट ए पॉइंट ए। और यहाँ से कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड कौन सा है, पी क्यू, पी क्यू के ऊपर हम लोग सपोज यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो जाकर के में टच करता है, पी क्यू पर। फिर एफ पॉइंट से क्या करते हैं, एल पी एम टेंजेंट के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर इसी पॉइंट से पी क्यू कॉर्ड के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमें अभी क्या शो करना है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया है, फर्स्ट हम नीचे वाले ई पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया है उसको देखेंगे। देखिए ये है हमारा टेंजेंट और ये है सर्कल का वो आर्क, ये है हमारा ई पॉइंट। ई पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, यहाँ पर और यहाँ पर। यह है ई ए और ये वाला ई के। तो हमें दिखाना होगा ई ए इज इक्वल टू ई के, और फिर हमें दिखाना होगा, इस वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे देता हूँ बी, एफ बी इज इक्वल टू एफ के। तो यही हमारा रिक्वायरमेंट है प्रूफ करने का। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ से फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इनको हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बुक में जो इतने सारी चीज़ें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस आपको एसेंस बता रहा हूँ। आप चाहे तो बुक से देख सकते हैं और बुक से जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से आप लिख सकते हैं, वो ज़रूरी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ नहीं, ज्वाइन क्यू ई कॉमा ई पी एंड पी एफ। इनको हमें पहले क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर बस हमें स्टेटमेंट लिखा गया है, एक्चुअली जो हमें मैथमेटिकली जो प्रूफ करना है उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया। मतलब मैथमेटिकली यहाँ पर शो नहीं किया गया। तो हमें पहले क्या करना होगा, उसको मैथमेटिकली लिखना होगा। टू प्रूफ हमें क्या दिखाना है, ई के इज इक्वल टू ई ए, ई के इज इक्वल टू ई ए एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ के। इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। अभी शुरू करेंगे हम लोग प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम जाएंगे ट्राइंगल पीई के, ये रहा पीई के यहाँ पर। पीई के और यहाँ पर ऊपर की तरफ रहा है क्यू ई के। क्यू ई के, ये दोनों ट्राइंगल्स है।
इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हमें क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, दोनों में दो एंगल मिल गया और दोनों में ये दोनों साइड कॉमन है, ई के इजिकल टू ई के। और हमें पता है कि ई जो है वो उस आर्क का मिड पॉइंट है, इसलिए ई से लेके क्यू का जो डिस्टेंस है और ई से लेके पी का जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब कि ई पी इजिकल टू ई क्यू। असल में दोनों ट्राइंगल्स क्या है, दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स है और हमने इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में पहले राइट एंगल इक्वल दिखा दिया, इसके बाद हाइपोटेन्यूज को इक्वल दिखा दिया ई पी इजिकल टू पी क्यू, और फिर हमने इक्वल दिखा दिया दूसरे साइड को। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स को थोड़ा ड्रॉ करके समझेंगे अच्छे से, वहाँ पे थोड़ा क्लमजी हो गया था। तो ये रहा आपका दोनों ट्राइंगल। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ई पी के एंड क्यू की वी हैव एंगल ई के पी इजिकल टू एंगल ई के क्यू इजिकल टू 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल है। पी इजिकल टू क्यू ई, ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है। सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पी ई क्यू, ये रहा आपका आर्क पी ई क्यू, ये देखिए यहाँ पर है पी ई क्यू, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पी ई क्यू, और ये जो ई है वो इस आर्क का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि ई जो है वो, और यहाँ पे पी जो है वो पी क्यू जो है हमारा कॉर्ड है, पी क्यू के ज्वाइन करने से ये आर्क बना है। अगर ई इस आर्क का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि पी से लेकर, इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं मैं, ये एक कॉर्ड है पी क्यू और यहाँ पे है एक पॉइंट आर, मतलब पी क्यू ड्रॉ करने के बाद ये आर्क क्रिएट हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट है ई जो इस आर्क का मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोग ऐसे लाइन ज्वाइन करते हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर ई क्यू और ई पी, मतलब ई से क्यू पॉइंट और पी पॉइंट का डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर ई इस आर का मिड पॉइंट होगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ई से वो इक्वल होगा। तो दैट्स व्हाई ई क्यू इज इक्वल टू ई पी, या फिर आप कह सकते हैं पी ई इज इक्वल टू क्यू ई। नेक्स्ट है ई के इज इक्वल टू ई के, जो हमें दिख रहा है दोनों में ये साइड कॉमन है, इसलिए कॉमन साइड। देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड congruent criteria triangle EPK is congruent to triangle QEK। एक बार congruent होने के बाद उसके बचे हुए जो पार्ट्स रहते हैं ट्राइंगल का, पार्ट्स और बचे हुए जो एंगल है या फिर साइड रहते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं corresponding parts of congruent triangle। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल EPK और एंगल EQK, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर एंगल EPK इज इक्वल टू एंगल EQK, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, CPCT लिख देंगे। इसको देंगे हम लोग नंबर 1। अभी जाते हैं हम डायग्राम में। इस डायग्राम में यहाँ पर अगर हम इस कॉर्ड को कंसीडर करें, कॉर्ड EP, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक कॉर्ड जिसका नाम है EP। ये है E, ये है P और ये है हमारा टेंजेंट LP M। देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है कॉर्ड का टेंजेंट के साथ। तो उसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है वो कौन सा है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है। यहाँ पर देखिए ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये जो एंगल है उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल है। इस एंगल का नाम क्या है, EQP। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एंगल EP
ए या फिर EPL इज इक्वल टू एंगल EQP। चलिए इसको L ना पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, A ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, L में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था जहाँ से हमें दूसरा पॉइंट मिल गया A, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, EPA या फिर EPL दोनों का मतलब एक ही है, तो हम लोग लिख देंगे बट EPA। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाता है। और ये कैसे हो गया इक्वल, बाय थ्योरम 8.1.1। तो इस बात को हमें यहाँ पे लिखने से नहीं चलेगा, हाँ अपने मेन जगह पर जाके लिख देते हैं, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल EQP। यहाँ पर नीचे लिखेंगे अगेन एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल EQP। इसको देंगे नंबर 2। कैसे लिखा हमने, बाय थ्योरम 8.1.1। देखिए दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड EQK और EQK या फिर EQP दोनों असल में क्या है, एक ही बात है। EQK या फिर EQP, आप अगर एंगल को एक्सटेंड करोगे K तक या फिर P तक, एक ही बात है, क्योंकि बीच में जो पॉइंट है Q वो तो इक्वल है दोनों में, इसलिए दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, EPK इज इक्वल टू EPA, राइट हैंड साइड नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल EPK इज इक्वल टू EPK इज इक्वल टू EPA। तो इसको दे देंगे हम लोग अभी नंबर 3। अभी फिर से जाएंगे हमें ट्राइंगल APE और ट्राइंगल KPE। यहाँ पर है ट्राइंगल APE और KPE, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा ट्राइंगल। अब अगर अच्छे से डायग्राम में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह का दिख रहा है दोनों ट्राइंगल। E ये है K, ये वाला है P, ये वाला है A। तो ट्राइंगल का नाम है क्या, हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल KPE वी हैव, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, पहले देखिए ये जो EAP है और EKP है दोनों क्या है, 90 डिग्री है, लिखेंगे EAP इज इक्वल टू EKP इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल APE इज इक्वल टू एंगल KPE। दोनों कैसे इक्वल हो गए, चलिए डायग्राम में जाके देखते हैं। ये दोनों एंगल्स ये हमने ऑलरेडी ऊपर लिख के रखा है, EPK इज इक्वल टू EPA। ये देखिए EPK इज इक्वल टू EPA। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, EPK इज इक्वल टू EPA। कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 3, और दोनों में हमें दिख रहा है ये साइड इक्वल है, EP इज इक्वल टू EP। तो देयरफॉर बाय ASA congruent rule, congruent criteria, congruence criteria, triangle APE is congruent to triangle KPE। तो दोनों congruent हो गए। अभी बचा हुआ कौन सा पार्ट बचा है, EK इज इक्वल टू EA। हमने इन दोनों ट्रायंगल को किस लिए कंसीडर किया है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में क्या होता है, EK और EA बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई CPCT में क्या लिख देंगे, देयरफॉर EK। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए साइड्स और एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, तो EK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA। ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं FB इज इक्वल टू FK। सिमिलरली we can prove
एफ बी इज इक्वल टू एफ के, और इसके साथ आपका ये वाला एग्जाम्पल खत्म होता है।